हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स, इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो भी कैंडिडेट्स की होती है वो उन सभी कैंडिडेट्स की क्वेरी को, क्वेश्चंस को, डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ एट माय बेस्ट लेवल। एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ जो आपको हमेशा कहता आया हूँ कि देखिए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी मतलब क्वेरी जो आपके माइंडसेट में आपके एग्जाम को लेकर है तो आप मुझसे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं एंड वो सो मेनी टाइम रिपीट भी होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को लेकर माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए, इस प्लेटफॉर्म का पर्पस, जो मेन मकसद कहे, मोटिव जो कहे, वो यही है कि ऐसे कैंडिडेट्स को मैं अपने एग्जामिनेशन के जो एक्सपीरियंसेस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, जितने भी जगह पे मुझे सिलेक्शंस मिले हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड 14-15 जगह पे, उन सभी एग्जाम्स को अटेंड करके जो सिलेक्शंस का जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं उन सभी कैंडिडेट्स का वो डाउट क्लियर करूं, उन सभी कैंडिडेट की वो क्वेरीज को सॉल्व करूं जो मैं कर सकता हूं। एंड इससे अगर उन कैंडिडेट्स को बेनिफिट है तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड अभी तक हुआ भी है, जो लोग भी मुझसे ऐसे क्वेश्चंस शेयर करते हैं, पूछते हैं क्वेरी के तौर पर भी कि सर बॉस, जो ये मेरे क्वेश्चन है मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं एंड ये बहुत ही ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं कि जिससे मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये जो क्वेश्चन है किस बुक के अंदर राइट दिया गया है, किसके अंदर रॉन्ग दिया गया है। अगर किसी के अंदर राइट भी दिया गया तो उसका रैशनल क्या होगा, उसके रैशनल को समझना है इजी वे के अंदर। ठीक है, कोई ट्रिक हो गई या अगर ट्रिक के अलावा हमें अगर कोई क्वेश्चन बार बार पूछा भी जा रहा है तो उसका जो आंसर है किस तरीके से डिफाइन करना है, स्किल टेस्ट के अंदर कैसे अपीयर होना है। स्किल टेस्ट के अलावा हमें मतलब कोई भी एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद में हमें कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड उन सभी कैंडिडेट्स को जिन को भी मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की है, उन सभी को मैंने पढ़ाया है, उन सभी को मैंने ये सब चीज़ें समझाई है, डेफिनेटली उन सबको बेनिफिट हुआ है। एंड जब वो लोग मुझे थैंक्स कहते हैं या फिर मतलब जो भी मुझे मतलब अपनी तरफ से संज्ञा देते हैं, निकनेम देते हैं या फिर आपको अप्रेज करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्स करते हैं, तो डेफिनेटली यही मेरे लिए सबसे बड़ा बूस्टअप है। क्यों? क्योंकि जॉब आप सभी कर रहे हैं, जॉब मैं भी कर रहा हूं, लेकिन जॉब के अलावा अगर आप ऐसे किसी सोशल कोज से जिससे कैंडिडेट्स को बेनिफिट पहुंचता है तो डेफिनेटली आपको वो सब चीज़ करनी चाहिए। एंड मेरा यही पर्पस, मेरा यही मोटिव उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जिन कैंडिडेट्स ने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को थैंक्स अभी तक के लिए सपोर्ट के लिए। एंड उन सभी कैंडिडेट्स को भी वो वीडियोस और ये भी प्रेजेंट के वीडियोस आगे भी पहुंचते रहने चाहिए जिससे कि उनको बेनिफिट मिले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से आप वो सब चीज़ें वहां तक पहुंचा सकते हो, उन कैंडिडेट्स तक पहुंचा सकते हो, उन एग्जामिनीज तक पहुंचा सकते हो जिससे उन्हें बेनिफिट मिले। ओके, तो ऐसे ही कुछ प्रोसीजर्स, ऐसे ही कुछ एग्जाम्स के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ में पहले भी शेयर करता आया हूं, आज भी शेयर कर रहा हूं एंड आगे भी शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या की पॉइंट नंबर 1 जो है वो है ऑक्यूलर मेलेनोमा इज मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट आई ट्यूमर इन एडल्ट्स। अब एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट आई ट्यूमर पूछ ले जाए, ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्यूलर मेलेनोमा। ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट, वेबर्स ट्यूनिंग फॉर टेस्ट। अब देखिए, ये ऑस्कल्टेशन कैपेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, उसकी सुनने की क्षमता को चेक करने वाला एक टेस्ट है जिसे वेबर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब ट्यूनिंग यानी जो ट्यून है, साउंड है, उसके बेस पे हम एक पर्टिकुलर क्लाइंट या पेशेंट की ऑस्कल्टेशन कैपेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, किससे? फॉर्क से। अब फॉर्क से तो आप सभी अवेयर होंगे। ठीक है, फॉर्क जो कि हम फिजिक्स के अंदर हमने जो प्रैक्टिकल किया है इन 11th-12th साइंस स्ट्रीम के अंदर, तो हमें फॉर्क ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, टू स्टेम्स, टू ऐसे लोब, मतलब यूं कह लीजिए, पोल्स कह लीजिए, एंड ऐसा एक स्टेम होता है जिससे हम उसे होल्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, ऐसे जो प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसे जो टेस्ट होते हैं, उसके स्टार्टिंग पोर्शन से
मिड पोर्शन से एंड लास्ट पोर्शन से, यानी कि एंडिंग पोर्शन से कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। और ये मैं आपको इस टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 है प्लेस द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क स्टेम इन द मिडल ऑफ द क्लाइंट्स हेड एट द मिड लाइन ऑफ द forehead और above the upper lip hood over the teeth। अब आप देख सकते हैं कि जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, सबसे पहले तो आपको उसको पकड़ना है स्टेम से, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये मैंने जैसे पेन है, ये फॉर्क है, ठीक है। इसे फॉर्क से पकड़ के आपको मिड लाइन ऑफ द फोरहेड यानी माथे के बीच में आपको पाम पे स्ट्राइक करके आपको वाइब्रेटिंग फॉर्क को या तो रखना है मिड लाइन ऑफ द फोरहेड या फिर आपको अपर लिप यानी ओवर द टीथ यहां पर भी रख सकते हैं। अब आपको देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि फोर्क को, वाइब्रेटिंग फोर्क को कहां रखा जाता है, ओवर द मिड लाइन ऑफ द फोरहेड नंबर 1 साइड, और दूसरी साइड अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो तो दूसरी साइड क्या होगी, अबव द अपर लिप ओवर द टीथ। यानी कि अगर एक ऑप्शन नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर तो आपका ये आंसर भी राइट हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन तो यही बन गए। नेक्स्ट, होल्ड द फोर्क बाय द स्टेम। आपको फोर्क को पकड़ना कहां से है। अब आपको ये क्वेश्चन भी अगर ऐसा इजी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप क्या इन 2 पोल से पकड़ोगे या स्टेम से पकड़ोगे या कहीं से भी पकड़ लोगे, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि जो फोर्क है उसको स्टेम से पकड़ना है, ऑलवेज स्टेम से, ये जिसे होल्डिंग स्टैंड कह सकते हैं हम, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 नॉर्मल रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए मेरी बात, आपने स्ट्राइक किया, मिड लाइन में रखा फोरहेड के यानी माथे के बीच में रखा, तो फोर्क को फोरहेड के बीच में रखने से आप क्लाइंट से पूछेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि भैया आपको किस तरफ कौन सी साउंड ज्यादा सुनाई दे रही है, यानी कि कौन से ईयर के अंदर ज्यादा जोर से आपको आवाज सुनाई दे रही है, आपके राइट ईयर में या लेफ्ट ईयर के अंदर, ठीक है। अगर आप स्टेप नंबर 4 की तरफ जाए, लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड। अब आपको मैं ये बता दूं, ठीक है, बीच में एक्सप्लेन करता हूं, ये भी क्वेश्चन बन के आया था ESIC एंड PGI के एग्जामिनेशन के अंदर कि लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड वो होता है जिस कान के अंदर आपको ज्यादा लाउडर वॉइस या साउंड सुनाई देती है फोर्क की, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टर्म के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए साउंड के एक तरफ सरक जाने यानी कि एक तरफ फ्लो कर जाने को, वेव साउंड वेव्स का एक तरफ लेटरलाइजेशन हो जाने को हम क्या कहते हैं, एक तरफ मतलब सुनाई देने को, ऑस्कल्टेशन को क्या कहते हैं, लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड, ठीक है, जिस तरफ आपको ज्यादा जोर से सुनाई देती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5, जिस कान के अंदर या जिस ईयर के अंदर लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड हुआ है वहां पे कौन सा हियरिंग लॉस हुआ है, तो आपका आंसर होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। जिस कान में, जिस ईयर के अंदर लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड होता है उसमें कौन सा हियरिंग लॉस होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ओके। एंड जो अपोजिट ईयर है तो उसके अंदर कौन सा होगा, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल राइट ईयर के अंदर ज्यादा जोर से लाउडर वॉइस सुनाई दिया, साउंड सुनाई दिया, तो यहां पे तो क्या होगा, लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड के चलते क्या हुआ है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो अपोजिट ईयर में क्या हुआ, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन दी अपोजिट ईयर यानी लेफ्ट ईयर के अंदर कौन सा हियरिंग लॉस हुआ, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। 2 क्वेश्चन यहां से भी बन गए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे एक प्रोसीजर से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 5 से 6। ठीक ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। और अगर आपके ऐसे कोई क्वेरी हो, ऐसे कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली और भी बेस्ट लेवल के अंदर और भी जितने भी टेस्ट है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये तो एक सैंपल है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है आपको इसी तरीके से पढ़ने और समझने, मैं इसीलिए आपको ये कहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग CPR हम कौन सी आर्टरी चेक करते हैं, एज पर एज ग्रुप, ठीक है। हमें कभी बच्चे का पूछ ले जाए कि भाई आपको ना चेक करके बताइए CPR के अंदर कि भी पेशेंट रिवाइव हुआ या नहीं हुआ है, कभी एडल्ट के अंदर पूछ लेते हैं, कभी किसी न्यूबॉर्न या इन्फेंट के अंदर पूछ लेते हैं। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि पल्स कितनी देर तक चेक करनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कम से कम
10 सेकंड, ठीक है, मतलब सॉरी मैक्सिमम 10 सेकंड तक आपको किसी भी पल्स साइट को चेक करना है, ठीक है। एंड 5 से 10 सेकंड के अंदर अगर आपको पल्स फील होती है पाल्पेशन से, देन ओके, उससे ज़्यादा आप टाइम नहीं लोगे, क्योंकि पेशेंट की जो सीपीआर का जो टाइम पीरियड होता है ये एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर हमें पेशेंट को रिवाइव करना होता है, इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो एज पर एज ग्रुप पल्स साइट कौन कौन सी होती है, अगर इन्फेंट की पूछ लिए तो फर्स्ट ऑप्शन आप जाएंगे ब्रेकियल, और अगर ब्रेकियल वहां पे ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन आप जाओगे फीमोरल, ठीक है। देन चाइल्ड के अंदर सीपीआर के अंदर कौन सा आप ऑप्शन चूज करोगे, फीमोरल पल्स या फीमोरल आर्टरी। और अगर एडल्ट की बात कर ली जाए तो कौन सी पल्स साइट या आर्टरी साइट आप चेक करोगे, कैरोटिड, कैरोटिड, इस तरीके से ग्रूव के ऊपर आप फिंगर को रख के चेक करोगे, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में एक और टेस्ट से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये जो 2 टाइप के मैंने हियरिंग लॉस अभी आपके साथ में डिस्कस किए, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो देखिए ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ये किसी भी फिजिकल कोज, फिजिकल बैरियर, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, ठीक है। एंड जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो कोक्लिया, ठीक है, या वेस्टिबुल या 8th क्रेनियल नर्व में डैमेज या किसी भी तरह के डिजीज के चलते होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आपको पूछ ले जाए कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में कौन सी क्रेनियल नर्व, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कौन सी है, क्रेनियल नर्व नंबर 8 अफेक्ट होती है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं, इसलिए क्रेनियल नर्व नंबर 8 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, अभी मैंने आपके साथ में वेबर्स ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट चेक किया, डिस्कस किया, ठीक है। ठीक वैसे ही रीने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट भी है। अब रीने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का भी पर्पज ये है, ऑस्कल्टेशन कैपेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर क्लाइंट, हियरिंग कैपेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर क्लाइंट चेक करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि इस टेस्ट या प्रोसीजर के स्टार्टिंग के अंदर, मिड पोर्शन के अंदर एंड एंड ऑफ द टेस्ट आपको कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये टेस्ट हमें याद होने और सिर्फ रटने के तरीके से नहीं, ये मैं आपको इजीली कहता हूं कि रटने को तो देखो किताबों में बहुत सारी चीजें दी हुई है, बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे ये सैंपल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स भी है, ठीक है, एंड बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स भी है, लेकिन उसे समझ ले अगर हम एक बार, अगर हम समझ ले एक बार की हमारी मेहनत हमें लॉन्ग टाइम तक आपको मतलब आपको या मुझे वो हमेशा याद रहती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं समझो एंड फिर उसको आप भले अगर आप नहीं भी पढ़ पाते एग्जाम से जस्ट पहले तक, अगर आपको वो अच्छे से याद है, समझी भी, तो डेफिनेटली कोई भी प्रोसीजर, कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आने की वजह से आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो देखिए रीने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसे रीने नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अंदर भी फॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टेप नंबर 1, ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर हम 2 चीजों का डिस्कशन करेंगे, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर एयर कंडक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा होता है बोन कंडक्शन से, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन की है, ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 2, द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। अब यहां पे मैं आगे आपको बताऊंगा द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, यहां पे ये मैंने फॉर्म लिखा है, ठीक है, ये फॉर्क नहीं है, ये फॉर्क है, ठीक है। फॉर्क स्टेम इज प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट्स मैस्टोइड प्रोसेस एंड द क्लाइंट इज आस्क्ड टू इंडिकेट और टेल व्हेन ही और शी नो लॉन्गर हियर्स द साउंड। अब देखिए वेबर्स ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के अंदर तो हम क्या कर रहे थे, या तो वाइब्रेटिंग फॉर्क को माथे के बीच में या फिर अपर लिप पर रख रहे थे, यहां पर हम मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर रखेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को, ठीक है। एंड हम क्लाइंट को पूछेंगे कि कितनी देर बाद में उसे वो साउंड या आवाज सुनाई नहीं देती है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, द एग्जामिनर क्विकली ब्रिंग्स द ट्यूनिंग फॉर्क इन फ्रंट ऑफ द पिन्ना, ठीक है, विदाउट टचिंग द क्लाइंट and asks the client to tell whether he or she still hears the sound, ठीक है।
यानी कि वाइब्रेटिंग फॉर्क। अब एक और तरीका ये है इसके अंदर, आगे स्टेप के अंदर, कि वाइब्रेटिंग फॉर्क जो है आपको ईयर पिन्ना के फ्रंट में लेकर आना है और आपको पूछना है कि कितनी देर बाद तक आपको साउंड सुनाई देती है। कहने का मतलब है, एक बार तो आपने क्या कहा, बोन के एक पार्ट को टच किया, बोन के कंडक्शन को देखा, और एक बार आपने क्या किया, मतलब नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने एयर का कंडक्शन देखा कि कितनी देर बाद तक सुनाई देती है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो साउंड है इन फ्रंट ऑफ द पिन्ना, ठीक है, 2 गुना तक सुनाई देती है, यानी 2 टाइम्स लॉन्गर, या यूं कहे कि 2 सेकंड या 3 सेकंड तक सुनाई देती है, यानी कि 1 2 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव रिने टेस्ट। अब आप चाहे इसे राइट ईयर के अंदर करें या लेफ्ट ईयर के अंदर करें, ठीक है, यानी कि अगर दोनों ही तरफ आपको बराबर, यानी कि राइट ईयर में या लेफ्ट ईयर के अंदर सुनाई देता है 2 टाइम्स तक, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिने टेस्ट है, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी सेंसरी न्यूरल या कंडक्टिव हियरिंग लॉस या किसी भी अदर टाइप का सेंसरी मिक्स्ड सेंसरी न्यूरल या कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं है। ठीक है, और असेस बोथ फेजेस, इसके अंदर दोनों ही फेज को फॉलो किया जाता है। बोन कंडक्शन पहले किया जाता है मैस्टोइड प्रोसेस को, देन उसके बाद में एयर कंडक्शन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको प्रोसीजर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहले बोन कंडक्शन को, देन एयर कंडक्शन को चेक किया जाता है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द पिन्ना। ठीक है, एंड कंपेयर द टाइम, और टाइम को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, यानी कि किस फेज के अंदर ज्यादा सुनाई देता है, किस फेज में कम सुनाई देता है। नेक्स्ट फेज या स्टेप नंबर 6, इफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है, 2 गुना तक अगर सुनाई देता है इन फ्रंट ऑफ द पिन्ना, ईयर पिन्ना, ये क्या पॉजिटिव रिने टेस्ट है। अगर ये पेशेंट या क्लाइंट नहीं सुन पाता अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4 या फेज नंबर 4, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा उस तरफ, ऑन दैट साइड, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, यानी राइट ईयर हो या लेफ्ट ईयर। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फेजेस है, बोन सबसे पहले हमें कौन सा करना होता है, बोन कंडक्शन फेज फॉलो करनी है, देन एयर कंडक्शन फेज। ठीक है, और ये दोनों फेज राइट ईयर में भी फॉलो करनी है, लेफ्ट ईयर में भी फॉलो करनी है। ठीक है, और दोनों के अंदर चेक करना है कि भी किस तरफ आपको सुनाई दे रहा है। अगर राइट साइड के अंदर भी दोनों फेजेस ओके है, यानी 2 टाइम्स लॉन्गर तक आपको सुनाई दे रहा है ईयर पिन्ना के अंदर, और मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर रखने पर भी आपको कितनी देर तक सुनाई देता है ये आपको बता देते हो एग्जामिनर को कि भी 1 सेकंड 2 सेकंड तक, और वो कंपेयर करके देखता है कि राइट ईयर में भी ओके है बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन, लेफ्ट ईयर में भी बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन ओके है। ठीक है, तब तो आपकी ये पॉजिटिव रिने टेस्ट है, आपके दोनों ही कान ओके है। लेकिन अगर एक कान में सुनाई देता है और दूसरे कान में नहीं सुनाई देता, तो वो आपको बताएगा कि भी आपके राइट ईयर में प्रॉब्लम है या लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है, या फिर लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम नहीं है, आपके राइट ईयर में प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने अभी आपको स्टेप नंबर 6 आपको बताया है कि अगर स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर आप ये बता देते हो कि भी मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रही है, चाहे आप वो राइट साइड की बात करें, फॉर एन एग्जांपल राइट ईयर की बात करें कि भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपके उस ईयर के अंदर, ठीक है, राइट ईयर के अंदर कौन सा हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऑन दैट साइड। ठीक है, सो हियर क्या हो रहा है, बोन कंडक्शन इज मोर देन कितना, 2 से 3 टाइम, ठीक है, ज्यादा है किससे, एयर कंडक्शन से। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि भी आपका जो पेशेंट है वो कह रहा है कि भी मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, एयर कंडक्शन के अंदर 3 गुना तक सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन बोन कंडक्शन के अंदर वो कह रहा है कि हाँ बोन कंडक्शन के अंदर टच करने पर हाँ मुझे साउंड फील हो रही है, ऑस्कल्टेट होने की वजह से उसे वो कह रहा है कि यस मुझे सुनाई दे रहा है, अब वो चाहे राइट ईयर में हो या लेफ्ट ईयर के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोन कंडक्शन किससे ज्यादा हो गया, एयर कंडक्शन से, और नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, एयर कंडक्शन किससे ज्यादा होता है, बोन कंडक्शन से। ठीक है, तो ये जो अभी आपके फेज 6 है, जो मैंने अभी आपको बताई है, बोन कंडक्शन इज 2 to 3 टाइम्स मोर देन एयर कंडक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, निगेटिव रिने टेस्ट हो गया। यानी कि पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर, जैसे कि अभी मैंने आपको ये चेक करने के बाद में ये मैंने बताया आपको कि इस सिचुएशन के अंदर ये निगेटिव रिने टेस्ट है, यानी कि आप
आपकी कहीं ना कहीं हियरिंग लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको फर्दर और टेस्ट की ज़रूरत है करवाने की, आपको एग्जामिनर या फिर जो डॉक्टर है उसके प्रॉपर असेसमेंट के बाद में, जो प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन कर लेने के बाद में वो जो ट्रीटमेंट आपको देते हैं, वो जो ट्रीटमेंट के अंदर मेडिसिन आपको देती है, ईयर ड्रॉप्स हो चाहे वो ट्यूब्स हो या मेडिकेशंस हो, उनको आपको लेना है, उनको फॉलो करना है एंड डॉक्टर को टाइम टू टाइम कंसल्टेशन फॉलोअप के अंदर चेक करवाना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ, हाँ अभी मैं एक चीज़ पहले मैं आपके साथ बता दूं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले जाए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बनता है कि रिने ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट के अंदर नॉर्मली, या फिर ऐसे पूछ ले कि कौन सा कंडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में, या यूं ही पूछ ले कि भी कौन सा कंडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एयर कंडक्शन इज 2 to 3 times मोर देन बोन कंडक्शन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है कि भी रिने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के अंदर जो वाइब्रेटिंग फॉर्क है उसे कहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वेबर्स के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि माथे के बीच में रखा जाता है, अपर लिप ओवर द टीथ रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है मेस्टोइड प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि भी आप जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भी पहले हमें बोन कंडक्शन फेज को फॉलो करना है, फिर एयर कंडक्शन फेज। एयर कंडक्शन फेज के अंदर आप जो वाइब्रेटिंग फॉर्क है उसे कहाँ पर लेकर आते हो, ठीक है, और क्या करते हो आप, तो उसे हम फ्रंट ऑफ द ईयर पिन्ना एंड विदाउट टचिंग क्लाइंट लेकर आते हैं एंड चेक करते हैं पेशेंट की हियरिंग कैपेबिलिटी कि आपको कितनी देर तक सुनाई दे रहा है। 2 times लॉन्गर तक अगर सुनाई देता है इन फ्रंट ऑफ द पिन्ना, तो ये क्या पॉजिटिव हियरिंग रिने टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में आपको कौन सी फेजेस को फॉलो करना होता है एंड इसमें आपको कौन सी फेज को पहले फॉलो करना है। ठीक है, बोन कंडक्शन को या एयर कंडक्शन को, या एयर कंडक्शन करके फिर बोन कंडक्शन। तो राइट आंसर होगा बोन कंडक्शन देन एयर कंडक्शन, और फिर उसके बाद में दोनों के टाइम को कंपेयर करना है कि किसके अंदर आपको साउंड ज्यादा सुनाई दे रही है। ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बन सकता है, या फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर किसी पेशेंट को उसी साइड में, सेम साइड में, ठीक है, आपका कंपेयर करते हो टाइम का, और अगर बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन का कंपेयर करने पे अगर उस साइड में सुनने में कहीं दिक्कत होती है तो उसके अंदर कौन सा हियरिंग लॉस होता है, तो आपका आंसर होगा उस ईयर में, राइट ईयर में या लेफ्ट ईयर के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया है बीच के अंदर कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस, बैरियर्स, फिजिकल कॉजेज की वजह से, ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव इन द ईयर की वजह से होता है। ठीक, तो यहां पर इस कंडीशन अगर हमें पूछ ले जाए कि किसी पेशेंट की हियरिंग क्या कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ है रिने टेस्ट के अंदर, तो उसके अंदर किस तरह का फेजेस का जो अल्टरेशन है वो देखने को मिलेगा, तो वहां आपको बोन कंडक्शन 2 to 3 times मोर देन एयर कंडक्शन देखने को मिलता है, और उससे हम निगेटिव रिने टेस्ट से डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे हम मॉडल टेस्ट पेपर करते हैं ना, अटेंड सॉल्व करते हैं, वैसे ये मॉडल क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये बने, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक भी टेस्ट या एक भी ऐसा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते, एक भी पैराग्राफ किसी भी चैप्टर का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ लेते, तो डेफिनेटली आपको वो जो चीज़ है ताउम्र याद रहती है और लंबे समय तक याद रहती है, और उससे आप अच्छे से कर सकते हो। सो इन द लास्ट ऑफ वीडियो मैं कंग्रेचुलेट करता हूं उन सभी कैंडिडेट्स को जो SGPGI से एफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस है, जिसका एग्जाम हाल ही में अभी कंडक्ट हुआ है एंड उनकी जो स्कोर लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। उन सभी कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट भी कहूँगा। क्योंकि उसके 2 से 3 सप्ताह बाद में, जैसा कि सभी को पता है कि प्रोविजनल लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी कि किन किन कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू द स्कोर मार्क एंड देयर कैपेबिलिटी, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आगे का कंफर्म हो गया है एंड उनका आगे पर्टिकुलर आपके जो क्या कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड देन जो अदर प्रोसेस है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए, पढ़ते सभी है, लेकिन पढ़ने के दौरान अगर कुछ चीज़ें हमारे मन में शंका के तौर पे, डाउट के तौर पे, क्वेरी के तौर पे किसी भी तरीके से अगर हमें प्रॉब्लम
पैदा कर रही है, हमें अगर डिस्टर्ब कर रही है, हमारी स्टडी के अंदर किसी न किसी तरीके से, एक कहते हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर जो हम पढ़ते हैं साइकेट्री के अंदर, वैसे एक कंपल्सिव थॉट आ जाता है, यार मुझे वो क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, मुझे पहले वो कर लेता हूँ, और आपको बीच बीच के अंदर आपका जो स्टडी का फ्लो है वो ब्रेक हो रहा है, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो डू नॉट वरी फ्रेंड्स, आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे साथ में यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं अपना बेस्ट लेवल आपको समझाने के अंदर यहाँ पे इसीलिए लगाता हूँ ताकि उससे आपका बेनिफिट हो, और आपका बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली मेरी ये जो मेहनत है, मेरा ये जो एफर्ट्स है आपकी स्टडी से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करने का, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होंगे, सक्सीड होगा मैं अपने इस एफर्ट के अंदर। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अदर सभी एग्जामिनर्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके आने वाले हर एग्जाम के अंदर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।